वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर और लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स टॉपिक को पढ़ा था और आज हम इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, इस एक्ट को अब नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NISM एक्ट 2020 कहा जाता है और NISM एक्ट 2020 इस एक्ट से 1970 का एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया था। और इस एक्ट में मतलब जो ये NISM एक्ट है, इसमें आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी जैसे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम की एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए इसे एनेक्ट किया गया है। जबकि 1970 का एक्ट प्राइमरी रूप से एजुकेशन के स्टैंडर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन से ये रिलेटेड था। ने इन सिस्टम्स में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को भी निर्धारित किया था, यह बनाया गया था। देन उसके बाद नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 और इस एक्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस के अंडर डॉक्टर के जो की प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसकी समरी भी इन पॉइंट्स में दी गई है। सो फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल स्टेट रजिस्टर। सो इसके अंदर इंडियन मेडिसिन सिस्टम में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को अप्रोप्रिएट मेडिकल काउंसिल के सेंट्रल या स्टेट रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और केवल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को ही आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी मेडिसिन का प्रैक्टिस करने के लिए लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। देन नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उन्हें वैलिड रजिस्ट्रेशन इंश्योर करने और इसमें पीरियडिकली मतलब समय समय पर अपडेट रहना चाहिए। देन उसके बाद जो डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर में लिस्ट किए बिना प्रैक्टिस करने से बचें। देन नेक्स्ट आता है एडरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। इसमें प्रैक्टिशनर्स को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मतलब CCIM और रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। और इसके अंदर जो प्रोफेशनल कंडक्ट है मतलब जो एक्सपेक्टेड प्रोफेशनल कंडक्ट है उसमें इंक्लूड हैं जैसे प्रोवाइडिंग अ ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ऑनेस्टली मेडिकल ओपिनियन प्रोवाइड करनी चाहिए और ऐसी प्रैक्टिस से बचना चाहिए जो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे अनसाइंटिफिक रेमेडीज़ को यूज़ करना। देन नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में इंटीग्रिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंपेशन बनाए रखें और साथ ही साथ ट्रीटमेंट एफिशिएंसी के बारे में फॉल्स क्लेम करके पेशेंट को गुमराह मतलब मिसलीड करने से बचें। देन नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, अवॉइडिंग एलोपैथिक प्रैक्टिस। इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को केवल उसी मेडिकल सिस्टम को प्रैक्टिस करने का राइट है जिसमें वे ट्रेंड और क्वालिफाइड हैं, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी, और बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के एलोपैथी का प्रैक्टिस करना मिसकंडक्ट माना जाता है। देन इसमें आता है ऑब्लिगेशन। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो मेडिसिन की जो ऑथराइज सिस्टम तक ही प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्ट रखें और यदि केस उनके प्रैक्टिस के स्कोप या दायरे से बाहर है तो पेशेंट को एप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट या प्रैक्टिशनर्स के पास रेफर करें। देन नेक्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सेफ एंड अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स। इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ऑथराइज एंड सेफ मेडिसिन और थेरेपीज प्रिस्क्राइब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इंश्योर करें कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स जेन्युइन है और इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स के अंडर रिकॉग्नाइज हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बिना टेस्ट किए फॉर्मुलेशन या रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब करने से बचें जो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड पेशेंट ऑटोनॉमी। तो इसमें फिजिशियन को पेशेंट को ट्रीटमेंट का नेचर, रिस्क एंड ऑल्टरनेटिव्स के बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और साथ ही साथ इन्वेसिव और हाई रिस्क ट्रीटमेंट एग्जाम्पल पंचकर्मा थेरेपीज़ देने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन करनी चाहिए।
देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम के बारे में पेशेंट के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए और साथ ही साथ पेशेंट की ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग के राइट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। देन उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। तो फिजिशियन को दिए गए ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को जो दिए गए ट्रीटमेंट हैं उसके प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाए रखना चाहिए जिसमें प्रिस्क्रिप्शन एंड पेशेंट हिस्ट्री इंक्लूड है और ये रिकॉर्ड ज़रूरत पड़ने पर लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अवेलेबल होने चाहिए। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या फिजिशियन है वो इंश्योर करें कि ईच पेशेंट के लिए कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाए रखा जाए और रिक्वेस्ट करने पर पेशेंट या उनके रिप्रेजेंटेटिव को मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपीज़ प्रोवाइड करें। देन उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर फिजिशियन को पेशेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी चाहिए और डिस्क्लोज केवल पेशेंट की कंसेंट से या लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर ही किया जा सकता है। इसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिजिशियन बिना मतलब विदाउट प्रॉपरली ऑथराइजेशन के पेशेंट की जानकारी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने से बचें और पेशेंट के केसेस के बारे में पब्लिक डिस्कशन में डिस्क्रिशन का यूज़ करें। देन उसके बाद 8th पॉइंट आता है जिसमें हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वे अपने फील्ड में लेटेस्ट डेवलपमेंट से खुद को अपडेट रखें और कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म में CME, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से पार्टिसिपेशन लें। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इंक्लूड हों मतलब शामिल हों और आउटडेटेड और इनकरेक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से बचें। देन उसके बाद आता है 9th पॉइंट। इसमें बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस एंड कॉमर्शलाइजेशन। ये एक्ट प्रैक्टिशनर्स को अनएथिकल प्रैक्टिस में इंक्लूड होने मतलब शामिल होने से डिस्करेज करता है, जैसे ओवर चार्जिंग पेशेंट मतलब जो मरीज हैं या पेशेंट से ज़्यादा पैसा लेना, ओवर चार्ज करना और इसके अंदर अननेसेसरी और हार्मफुल ट्रीटमेंट को प्रमोट करना, उसके बाद या फिर कमीशन बेस्ड रेफरल करना। तो इस तरीके से अगर कोई एक्ट करता है तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस में आता है। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के बिना एथिकल और रीजनेबल केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करें और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचें जो पेशेंट के वेलफेयर से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस कैंपिंग। तो इसमें फिजिशियन की पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट लेने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और खासकर ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिस और प्रिवेंटिव केयर को बढ़ावा देने वाले इनिशिएटिव में। देन उसके बाद आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो कम्युनिटी में हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ में एंगेज हों और साथ ही साथ इंडियन मेडिसिन में रूटेड हेल्दी लिविंग प्रैक्टिस के बारे में पेशेंट और पब्लिक को एजुकेटेड करें। है नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फेलो प्रैक्टिशनर्स द्वारा किए गए मिसकंडक्ट और वायलेशन के इंस्टेंस या एग्जाम्पल की रिपोर्ट रिलेवेंट मेडिकल काउंसिल को करनी चाहिए और साथ ही साथ डॉक्टर को काउंसिल द्वारा इनिशिएट मतलब शुरू की गई जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स जो हैं उनके कॉलीग्स द्वारा किए गए अनएथिकल बिहेवियर और मेडिकल नेग्लिजेंस की रिपोर्ट करें और साथ ही साथ मिसकंडक्ट के केसेस में इन्वेस्टिगेशन का अनुपालन करें मतलब उसको फॉलो करें और अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें। देन नेक्स्ट आता है इमरजेंसी केयर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देन इसमें डॉक्टर्स से इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की एक्सपेक्ट की जाती है भले ही यह उनके रूटीन प्रैक्टिस से परे हो। और देन उसके बाद आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिजिशियन या डॉक्टर्स अप्रोप्रिएट मेडिकल हेल्प अवेलेबल होने तक इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिविजुअल को असिस्टेंस मतलब हेल्प प्रोवाइड करें और क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट की केयर से इनकार मतलब उसको अवॉइड न करें। देन नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस।
तो इस एक्ट के अंडर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन का पालन न करने पर, मतलब प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को फॉलो न करने पर जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये फॉलोइंग पॉइंट्स हो सकते हैं। सो पहला आता है इसमें सेंट्रल या स्टेट रजिस्टर से प्रैक्टिशनर्स का नाम हटाया जाना। देन उसके बाद आता है लाइसेंस के सस्पेंशन इंक्लूड मेडिकल काउंसिल द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। देन नेक्स्ट आता है इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस या मेल प्रैक्टिस के लिए लीगल लायबिलिटी होना। तो इस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेज का डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सामना करना पड़ सकता है। देन उसके बाद आता है कॉन्क्लूजन। तो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 इंडियन मेडिकल सिस्टम का प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए एथिकल, रेस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटेंट केयर एंश्योर करने के लिए असेंशियल प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन प्रिस्क्राइब किए हैं, और इन ऑब्लिगेशन में रजिस्ट्रेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और मेडिकल एथिक्स का पालन, मतलब फॉलो करना इंक्लूड है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना या उनका अनुपालन करना न केवल पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करता है, बल्कि इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम डेंटिस्ट एक्ट 1948 को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।